हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसी संबंध में हम वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी कई सारी बुक्स अपलोड कर दी हैं। तो इसकी मैंने एक बुक डाली थी महेश कुमार बर्नवाल की, जिसमें हमने 80 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिवीजन के रूप में किए थे। तो उसी की देखिए थ्योरी बुक है। इसमें ज्यादा बड़ी डिटेल में तो नहीं है, बस वन लाइनर की फॉर्म में इसमें काफी अच्छे फैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो वो बुक में आपको कवर करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये बेसिकली जीव समुदाय और उसके आसपास के वातावरण के बीच का एक अध्ययन होता है। बात करें इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी जो टर्म दिया है वो किसने दिया है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये अर्न्स्ट हैकेल द्वारा टर्म दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे डीप इकोलॉजी की। एक शब्द है डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी। ठीक है, डीप इकोलॉजी शब्द आपका किसने दिया है, ये दिया है आपका अर्नीस्ट नेज ने। ठीक है, तो दो आपके यहाँ से फैक्ट हो गए। आगे, पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं। एक होते हैं आपके जैविक संगठक या बायोटिक कंपोनेंट्स, एक होते हैं अजैविक संगठक या अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके अलावा होते हैं आपके फिजिकल कंपोनेंट्स एंड ऊर्जा या एनर्जी कंपोनेंट्स। ठीक है, ऊर्जा संगठक, ये सारे आपके जो है पर्यावरण के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दो ही हैं, देखिए बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में मैं आपको बता चुका हूँ, जो जितने भी लिविंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, लिविंग एनिमल्स, इसके अलावा प्लांट्स हो गए, ये सभी आपके बायोटिक में आते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं, ये सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। अबायोटिक की बात करें तो इसमें आपका लाइट आ गया या सनलाइट, इसके अलावा एयर आ गई, वाटर आ गया, ठीक है, सॉइल आ गई, मिट्टी आ गई, ये सारे आपके अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये बेसिकली अर्नीज नेस के द्वारा किया गया था। मैंने ऊपर बता दिया। घास स्थल, वन स्थल तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, तो आप सभी को पता है दो तरीके से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्थलीय इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम या जलीय इकोसिस्टम। तो जलीय इकोसिस्टम के दो अलग पार्ट होते हैं, लैंटिक लोटिक, वो मैंने आपको कल के शाम वाले वीडियो में बताया था, वहां पर देख लीजिएगा। तो ये तीनों ही आपके टेरेस्ट्रियल या स्थलीय इकोसिस्टम के उदाहरण है। और आपका वन दरोगा का एग्जाम है तो वो भी आपका एक स्थलीय इकोसिस्टम का ही उदाहरण है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका यानी उसका फंक्शनल रोल उस कम्युनिटी में क्या है उसका भी वर्णन करता है, इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, इसको आप पारिस्थितिकी कर्मता बोलते हो, आप इसे पारिस्थितिकी निकेत भी बोलते हो, पारिस्थितिकी आला भी बोलते हो। तो ये शब्द इसमें शब्द है, इंग्लिश में इसका टर्म है इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था, अगर किसी स्पीशीज का इकोलॉजिकल नीश व्यापक हो या वाइड हो तो क्या वो पर्यावरण उसकी प्रजाति की संख्या को कम करेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा उसका इकोलॉजिकल नीश वाइड होगा, उसका फंक्शनल रोल उस इकोसिस्टम में उतना ही बड़ा होगा और वो उस इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, तो संकुचित अगर नीश होगा, कम नीश होगा, तो उसके विलोपन का वो कारण बनेगा या उसके एक्सटिंक्शन का वो कारण बनेगा। अदरवाइज अगर व्यापक नीच है, जो उस प्रश्न में पूछा गया था, तो वो आपकी उसकी कार्यात्मक भूमिका बहुत बड़ी होगी और वो उसकी स्टेबिलिटी का कारण होगा, ना कि विलोपन का। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रेमंड लिंडमान के द्वारा ये दिया गया है। ये बेसिकली किससे संबंधित है, ये पोषी स्तरों में ऊर्जा के स्थानांतरण से संबंधित है। ये कहती है कि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जाती है तो लगभग केवल 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ह्रास होता है वो होता है आपका रेस्पिरेशन और इसके अलावा श्वसन से संबंधित जैसे अलग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये लिंडमान का नियम है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को भी ये फॉलो करता है। ठीक है, 10% नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा के खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर पहुंचने से, जो मैंने आपको बता दिया। धारणीय या स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1987 में। इसका जो टाइटल था वो था आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इस नाम से रिपोर्ट आई थी और ये एक बार ऑर्डर में लगाने के लिए भी आया हुआ है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर में इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी क्लब ऑफ रोम की। ठीक है, याद रखिए क्लब ऑफ रोम का प्रकाशन था 1972 में, रिपोर्ट सबसे पहले आई थी। इसमें भी थोड़ी बहुत इसकी बात की गई थी, लेकिन जो मेन अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा, वो ब्रंटलैंड कमीशन या आर कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी।
सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, मैंने आपको बताया था। सबसे अगर बड़े की बात करें तो वो भी, या विस्तृत की बात करें तो वो भी महासागर है। सबसे स्थायी की बात करें तो वो भी महासागर है। और लेकिन प्रोडक्टिविटी जो होती है वो महासागर की काफी कम होती है। मैंग्रोव्स वगैरह की प्रोडक्टिविटी आपको काफी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, मैंग्रोव्स वगैरह की। आगे, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक या डीकंपोजर कहलाते हैं। बेसिकली डेट्रीवोर्स वाली जो फूड चेन है उसमें ये आते हैं। तो आपके जो कवक होते हैं और जीवाणु, ठीक है, आपके फंजाई या फंगस जिसको आप बोलते हो, फंजाई, और आपका जो बैक्टीरिया होते हैं, ये आपके अपघटक की कैटेगरी में आते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। स्थलीय पारितंत्र की बात कर रहा है तो देखिए हमेशा सीधा बनेगा। मैंने आपको बताया था बायोमास का पिरामिड। जब आप जलीय इकोसिस्टम में जाएंगे, जैसे पॉन्ड हो गया, समुद्र हो गया, लेक हो गई, इसमें इसका पिरामिड उल्टा बनता है। स्थलीय इकोसिस्टम में हमेशा बायोमास का पिरामिड सीधा बनेगा। जीव भार का पिरामिड या बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा या विपरीत दिशा में बनता है, तो जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो मैंने आपको बताया था जमीन पर आपको हरे पौधे दिखेंगे और वहां पर कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। इन फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाते हैं, जूप्लैंक्टन, जिनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उन जूप्लैंक्टन को फिर जो समुद्री कछुए होते हैं शाकाहारी, वो खाती हैं, मछलियां खाती हैं। तो इसको याद रखिएगा। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, तो पारितंत्र का जो गतिक हृदय कहा जाता है वो कहा जाता है आपके एनर्जी फ्लो को और आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या खनिज चक्र को। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं, आपके इकोसिस्टम का। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो ये हम कई बार कर चुके हैं, सोलर रेडिएशन। भारत में रामसार भूमि, आप तो देखिए पुरानी बुक है तो अब तो 75 हमारे यहाँ हो गई है, ठीक है। बाकी इसमें आप देखिए पढ़ लीजिएगा पूरा, मैंने आपको लगभग सब बता दिया। उत्तर प्रदेश की थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उस समय सर्वाधिक थी, लेकिन अब देखिए उत्तर प्रदेश की रैंक सेकंड है। अब रैंक 1 आपकी है तमिलनाडु की, यहाँ पर 14 रामसार साइट है, ठीक है। ऊपरी गंगा नदी तंत्र है, ब्रजघाट से नरौरा वाला जो स्ट्रेच है गंगा का। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में स्थित है। आपका सामन पक्षी अभ्यारण्य है समसपुर, ये जो कि रायबरेली में स्थित है। पार्वती अरंगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, गोंडा में स्थित है। सांडी आपका हरदोई में स्थित है। सरसई नवार झील, सूर सरोवर और कीथम लेक इसको बोलते हैं, आगरा में स्थित है। हैदरपुर वेटलैंड आपका मुजफ्फरनगर वाले एरिया में स्थित है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक है। तो सारे मैंने आपको बता दिए ये। इसके अलावा आप और भी नए इसमें ऐड हो गए, टोटल 10 है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारे तमिलनाडु में है 14। पॉइंट कैलीमर है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा वेदनथंगल है, ठीक है। वेदनथंगल एक है वहां पर काफी फेमस, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, पूरा मैंने टेबल दे रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया। अब देखते हैं बायोम और जैव मंडल या बायोस्फीयर, और शॉर्ट में इसमें दे रखा है तो आपका रिवीजन के लिए अच्छा है। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं, इनको हम आपस में कलेक्टिवली बायोम बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा, फॉरेस्ट बायोम, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होता है, डिजर्ट बायोम या मरुस्थल बायोम, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम हम सभी को पता है, लगभग 71% हमारी जो पृथ्वी को कवर करता है वो समुद्र करता है। तो जलीय बायोम हमारे यहाँ सबसे बड़ा है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है, तो देखिए टुंड्रा होते हैं बेसिकली आपके पोलर एरियाज, वहां पर आपको जैव भार बहुत कम मिलेगा और जैव विविधता भी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वहां पर बहुत हार्श कंडीशन रहती है और वहां पर ज्यादातर प्राणी आपके सर्वाइव नहीं कर पाते। ना ही वहाँ एग्रीकल्चर वगैरह इतना हो पाता है, क्योंकि वहां पर जमीन जो है आपकी पर्मा फ्रॉस्ट की कंडीशन वहां पर आपको मिलेगी, ठीक है। पर्मा फ्रॉस्ट मतलब हमेशा वहां मिट्टी के जो के बीच में एरेशन वाली जगह होती है, वहां पर हमेशा बर्फ की परत जम जाती है, तो वहां पर इतना ज्यादा कृषि वगैरह भी कुछ नहीं होती। जैव मंडल या बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है, तो बायोटिक और अबायोटिक या जैविक और अजैविक दोनों संगठक इसमें शामिल होते हैं। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो जो खाद्य जाल है, फूड वेब है, ठीक है। फूड चेन अलग होती है और जब फूड चेन आपस में मिल जाती है तो बेसिकली इसको बोला जाता है फूड वेब। फूड चेन सिंपल एक सिस्टम है, जो फूड वेब है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स या थोड़ा जटिल सिस्टम है, क्योंकि ये एक्चुअल आपका जो जमीनी हकीकत होती है उसको दर्शाता है। क्योंकि आप सभी को पता है जंगल में कोई एक, हम कहते हैं कि ये इसको खा रहा है वो उसको खा रहा है फूड चेन में सिंपल तरीके से, लेकिन ऐसा जंगल में नहीं होता। जंगल में कई सारी कम्युनिटीज एक साथ आती हैं, तो वहां पर फूड वेब आपका चलता है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, परपोषी, ठीक है। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता
तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। देखिए मोस्टली जितने भी आपके टॉप कार्निवोर होंगे या सबसे ऊपर लेवल के जीव जंतु होंगे, जैसे टाइगर है, शेर है, ठीक है, इस तरीके के जंतुओं को बोला जाता है की स्टोन स्पीसीज, क्योंकि देखिए इनकी अगर संख्या में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट होती है तो वो सीधे सीधे और प्रजातियों की संख्या पर प्रभाव डालती है और पूरे इकोसिस्टम पर प्रभाव डालती है। इसीलिए देखिए आप जब कभी भी देखेंगे तो जो सरकार का ज्यादा फोकस रहेगा वो हमेशा की स्टोन स्पीशीज के ऊपर ज्यादा रहता है, क्योंकि वो पूरे एक इकोसिस्टम को रिस्टोर करती है। जैसे टाइगर है, टाइगर टॉप कार्निवोर है, प्रोजेक्ट गिर सरकार लाई तो वो भी आपका टॉप कार्निवोर है, शेर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं येलोस्टोन नेशनल पार्क में अमेरिकी सरकार ने भेड़ियों को छोड़ा था, ठीक है, वोल्व्स को, तो वहां पर वोल्व जो है वो भी टॉप कार्निवोर है, तो उन्होंने वहां के इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में अहम भूमिका निभाई। इस तरीके से आपका जो की स्टोन स्पीशीज होती है वो ज्यादातर अपनी जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है उसके टॉप पर हमेशा बैठे होते हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? देखिए ये बहुत पूछा जाता है, कैसे आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपसे पूछ लेगा कि इसमें से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन सी लकड़ी नहीं पाई जाती। तो देखिए जो एबोनी है, ठीक है, महोगनी वृक्ष है, ये बहुत हार्डवुड है, ठीक है, हार्डवुड आपको मिलेगी अमेज़न के वर्षा वनों में, या जो आपके वर्षा वन होते हैं वहां पर आपको कठोर लकड़ी देखने के लिए मिलेगी, जिसका कमर्शियल यूज थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो पेपर वगैरह बनाने में यूज किया जाता है वो किया जाता है सॉफ्ट वुड का या मुलायम लकड़ी का, जो कि कनाडा वगैरह में बहुत मिलती है। जो आपको शंकुधारी वृक्ष होते हैं वहां पर वो काफी ज्यादा फेमस है उस काम के लिए। तो एबोनी हो गया, माहोगनी हो गया, इसके अलावा एक और बता देता हूँ, एक रोजवुड होती है, ठीक है, रोजवुड, ये सभी हार्डवुड या कठोर लकड़ी की कैटेगरी में आती है और ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आपको देखने के लिए मिलेगी। साल, सागौन तथा शीशम ये किस बायोम के वृक्ष है? तो ये मानसूनी वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सागौन तो आपको सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। आज सुबह ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इसका साइंटिफिक नेम का फोटो भी डाला था बाकायदा, कैसा ये दिखता है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, ठीक है। साल तथा सागौन में आपको बता दूं, ये देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ये ट्रॉपिकल ड्राई दोनों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की एक डोमिनेंट कैटेगरी है। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो जो शंकुधारी वन का बायोम होता है उसकी भूमि अम्लीय होगी, एसिडिक होगी, यानी इसका जो पीएच होगा वो 7 से कम की तरफ जाएगा और इसमें जो खनिज होंगे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी कम होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विषुवत रेखा से जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे पहले तो थोड़ा सा बढ़ेगा आपका, क्योंकि 10 डिग्री से आपको नॉर्थ तक, मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपकी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक। लेकिन फिर देखिए जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो उसके बाद पोल्स तक लगातार ये घटता चला जाएगा, क्योंकि पोल्स पर आपको पता है ना तो सनलाइट आती है, जब सनलाइट नहीं आएगी तो वेजिटेशन की ग्रोथ आपकी वहां पर इतनी नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए पहले थोड़ा सा बढ़ेगा फिर घटेगा। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो जो आपके अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में, ठीक है, जो आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ वाला एरिया होता है, इसमें देखिए पूरे साल टेम्परेचर जो है वो एक समान बना रहता है, लगातार यहाँ बारिश होती है, पूरे साल यहाँ सनलाइट आती है, इसीलिए सबसे ज्यादा जैव विविधता भी हमें यहीं देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमें घने वन मिलेंगे वो भी आपको यहीं देखने के लिए मिलेंगे, जैसे अमेज़न के वर्षा वन है, इसके अलावा कांगो नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास के वर्षा वन है, इंडोनेशिया मलेशिया में वर्षा वन है, भारत के वेस्टर्न घाट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? मैंने आपको बता दिया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या विषुवतीय वन बायोम में सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी प्रोडक्टिविटी। विश्व का सर्वाधिक विशुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है मानसूनी वन बायोम, जो कि भारत में भी मिलेगा आपको। यूकेलिप्टिस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु या इकोलॉजिकल एनिमी अब कहा जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत बहुतायत में पाया जाता है। देखिए भारत में जब सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम आई थी, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी स्कीम जब भारत में लाई गई थी उस समय इसका यूज बहुत ज्यादा भारत में किया गया, लेकिन धीरे धीरे जब इसने अपने नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव दिखाने शुरू किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये जहां पर लगाया जाता था वहां का वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता था, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। इसकी जगह ज्यादातर अब यूज किया जाता है खेजड़ी, ठीक है, आपने सुना होगा एक बहुउद्देशीय पेड़ है खेजड़ी, तो इसको अभी काफी यूज किया जाता है। सागर के जल के नितल या तलहटी में रहने वाले जीवों को किस नाम की संज्ञा दी जाती है? तो इनको बेंथस बोला जाता है। बेसिकली जो आपका ओशियन का फ्लोर होता है, समुद्र का फ्लोर होता है, इसको आप बोलते हो बेंथिक फ्लोर, ठीक है। तो इसी बेंथिक फ्लोर के नाम पर इनका नाम रखा गया है बेंथस। जो इस बेंथिक फ्लोर पर रहते हैं उनको बोला जाता है बेंथस।
रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो रेंडियर आपका बेसिकली टुंड्रा बायोम का जंतु है। नीचे आप पढ़ सकते हो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम को क्या बोला जाता है? पृथ्वी के फेफड़े या लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा ये रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। अमेजोन के वर्षा वनों को एक नाम से और जाना जाता है, सेल्वास। आगे देखते हैं। भारत में वन सर्वेक्षण या फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो देखिए हर 2 साल में यह प्रकाशन किया जाता है। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। पहली रिपोर्ट कब आई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 में। जो 2021 का एडिशन आया है वो कौन सा एडिशन था? वो आपका इसका 17वां संस्करण था। अब इसका 18वां संस्करण 2023 में जारी किया जाएगा, ठीक है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस घास के मैदान किस बायोम में पाए जाते हैं? तो देखिए ये बेसिकली आपके उष्णकटिबंधीय घास के बायोम है, जिसका आपका एक और बहुत फेमस है अफ्रीका का सवाना, ठीक है। सवाना के बारे में एक बात और प्रश्न पूछा गया है कि इसको बड़े शिकारों की भूमि भी कहा जाता है। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से बायोम को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उसको आप बड़े शिकारों की भूमि बोलते हो। अफ्रीका में इसको सवाना बोल देते हैं। अगर लानोस कैंपोस की बात करें तो ये आपके साउथ अमेरिका में आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहां पर उष्णकटिबंधीय घास बायोम का नाम है लानोस और कैंपोस। इसके अलावा मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं, प्रायरीज है, पुस्ताज है, वेल्ड्स है, डाउन्स है, कैंटरबरीज है, स्टेपीज है, ये सारे आपके ग्रासलैंड्स के नाम है जो दुनिया में पाए जाते हैं अलग अलग जगह। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो बेसिकली अम्ब्रेला जो प्रजाति है ये आपकी एक बड़े निवास स्थान में रहती है और सामान्यतः ये माइग्रेट करती है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो जो आपके पतझड़ वन होते हैं वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया माने जाते हैं। अनुकूलतम बायोम या ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? तो जो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम है जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में मिलेंगे आपको देखने के लिए, वहां पर आपको ऑप्टिमम बायोम की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। हाथी घास या एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? देखिए कुछ अच्छे प्रश्न इसमें मिल रहे हैं हमें। तो ये जो सवाना बायोम है मैंने आपको ऊपर बताया, जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता को तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? उनकी संरचना पर, सकल बायोमास पर, जो ग्रॉस उनका बायोमास है वो कितना है, एवं जातियों के संगठन पर, यानी वहां पर स्पीशीज का कंपोजिशन किस तरीके का है उस पर यह निर्भर करता है। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो जो शीतोष्ण आपके घास के बायोम होते हैं, मैंने आपको बताया था 2 तरीके के होते हैं। एक आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो कि सवाना है, इसके अलावा लानोस है, कैंपोस है, और एक होते हैं आपके प्रायरीज वगैरह, ठीक है। तो प्रायरीज वगैरह को आपका प्रमुख अन्न भंडार और दूसरा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो प्रोडक्टिव हम कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री की एक्टिविटीज चलती है। तो शीतोष्ण घास के मैदानों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों? पारितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। देखिए शाम को मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक होता है बेसिकली इविल क्वार्टेट, ठीक है। इविल क्वार्टेट करके एक कॉन्सेप्ट होता है, द इविल क्वार्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली आपकी जो बायोडायवर्सिटी होती है उसके खात्मे के या उसके नुकसान होने के 4 बहुत प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला तो देखिए उसमें मैं आपको बता चुका हूं क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसका अर्थ क्या होता है आपके उनके प्राकृतिक आवास का विनाश। ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आपसे सिर्फ एक ऑप्शन पूछे तो हमेशा इसको ही लगाइएगा। देखिए इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। 3 और होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक आपका होता है इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीशीज, यानी जब बाहर की कोई स्पीशीज आपका आ जाए और वहां की लोकल स्पीशीज को या जो स्थानीय प्रजातियां हैं उसको पूरा खराब कर दे। उसके भी शाम को क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज शाम को मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें, एक कॉन्सेप्ट होता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी आपने जरूरत से ज्यादा वनों को काट दिया तो आपका कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा। एक आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? सह विलुप्तता। मतलब अगर आपके इकोसिस्टम की कोई एक प्रजाति खत्म हुई है तो उसके साथ साथ और प्रजातियां भी खत्म होंगी, क्योंकि वो पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस को खराब कर देती है।
मान लीजिए अगर टाइगर्स खत्म होंगे तो हो सकता है टाइगर से संबंधित और प्रजातियां भी विलोपन की कगार पर चली जाएं, या हिरन अगर विलुप्त होता है तो हो सकता है हिरन से संबंधित कोई और प्रजाति भी विलोपन की कगार पर चली जाए। इसको बोला जाता है को एक्सटिंक्शन। ये शाम को मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा पूरा डायग्राम बना के, ठीक है। पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पौधों की जाति, उनकी संरचना और वृद्धि पर्यावरण के भौतिक, आपका वहां का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहां के बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं और इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप कैसा है, इस पर आपकी किसी स्थान की पौधों की जातियां, स्पीशीज, उनकी संरचना, उनका कंस्ट्रक्शन और उनकी ग्रोथ निर्भर करती है। पर्णपाती वन या डेसिडुअस फॉरेस्ट किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मैंने आपको ऊपर बता दिया, मानसूनी वन बायोम के ये ट्रीज होते हैं जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी है? साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, ये सभी इसकी कैटेगरी में आते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल या ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है इको टोन, और मैंने आपको इकोक्लाइन, माफ कीजिएगा, इकोक्लाइन। और एक चीज इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो इकोटोन होता है बेसिकली इसमें आपकी दोनों तरीके की प्रजातियां पाई जाएंगी। जो आपके मान लीजिए इकोसिस्टम ए है और इकोसिस्टम बी है, तो जो दोनों प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं इनको बोला जाता है एज इफेक्ट। तो ये प्रजातियां होंगी जो दोनों, कुछ ऐसी प्रजातियां भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी जो आपको दोनों इकोसिस्टम में भी नहीं मिलेंगी, तो इसको बोला जाता है एज इफेक्ट। यानी जो एज है दोनों इकोसिस्टम का या जो किनारा है दोनों इकोसिस्टम का, जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, वहां पर दोनों इकोसिस्टम से ज्यादा हमें प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं। इसको बोला जाता है एज इफेक्ट। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना को किसने दिया था? पारिस्थितिकी स्तूप मतलब यहाँ पर क्या है? पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया है। इसीलिए पारिस्थितिकी जो पिरामिड है इनको एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। तीन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको बता दिए थे। एक होता है जैव भार का पिरामिड या बायोमास का पिरामिड, एक होता है संख्या का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर्स, एक होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा का पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी। और आप सभी को एक बात बता दूं, एक बार ये भी पूछा गया है प्रश्न कि अगर आपको किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता का अंदाजा लगाना हो तो आप किस पिरामिड को चुनेंगे? तो हम चुनेंगे ऊर्जा के पिरामिड को, कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कैसे जा रही है ऊर्जा, उससे हमें उसकी प्रोडक्टिविटी का अंदाजा मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता की। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है आखिर? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की उपस्थिति। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बायोस्फीयर है, इस क्षेत्र को मैं एक्स अगर मान लूं, तो यहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज है, प्लांट की, एनिमल की, वो आपस में कैसे रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। इस तरीके की जो पूरी बेसिकली एक डाइवर्सिटी होती है इसको हम बायोडाइवर्सिटी, एक तरह से जो स्पेशीज रिचनेस होती है इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बहुत फेमस एक विटेकर है, ठीक है। विटेकर एक बहुत फेमस बॉटनिस्ट है, उन्होंने किया है आपका अल्फा, बीटा, गामा बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरीके से इसके क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। आर.एच. विटेकर नाम है, याद रखिएगा, आर.एच. विटेकर। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? कल शाम को ही मैंने आपको बताया था, वॉल्टर जी रोजन के द्वारा यूज किया गया था सबसे पहले। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? या दूसरे तरीके से कैसे पूछता है, कौन से बायोम में आपको सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने के लिए मिलेगी? तो ये आप कौन से बायोमास में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी? सबका आंसर यही होता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो हमें इक्वेटर के या भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक देखने के लिए मिलते हैं। वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए की जाती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, हम बात करें टाइगर रिजर्व भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंजर्वेशन एरियाज और कम्युनिटी रिजर्व, ये सब भी इसमें आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस दशक के रूप में घोषित किया गया है? तो डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2021 से 2030 तक का मैंने आपको बता दिया था। इस वाले डिकेड को संयुक्त राष्ट्र ने क्या घोषित किया है? डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं और जहां तक स्थानिक जातियों यानी एंडेमिक स्पीशीज जो होती हैं की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, उन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 36। तो देखिए मैंने आपको बता दी थी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली होती है स्पीशीज रिचनेस, यानी वहां पर प्रजातियों की विविधता कितनी ज्यादा है। दूसरी होती है नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, यानी कुछ ऐसी प्रजातियां वहां पर होनी चाहिए जो एटलीस्ट कम से कम 1500, ठीक है, 1500 जानवरों और पेड़ों की जो केवल और आपको कहीं पर देखने के लिए ना मिले, इसको बोला जाता है एंडेमिज्म। अगर इसकी बात करें तीसरी, इन दोनों को कहीं ना कहीं मानव जनित खतरों से या मानव जनित एक्टिविटी से खतरा होना चाहिए, यानी वहां पर
थ्रेट किसी ना किसी लेवल का होना चाहिए, तब उसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है। भारत में टोटल 4 है, ठीक है, पूरा डिटेल में शाम वाले वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कहां पर है, तो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसकी स्थापना की गई है। 2003 में यह बनाया गया था, कहां पर, चेन्नई में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है, तो बेसिकली लद्दाख में होती है ये सी बकथॉर्न। यूपीएससी में भी इसका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो ये लद्दाख में पैदा होती है, काफी ठंडे इलाकों में ये होती है, तो लद्दाख याद रखिएगा। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है, लेह बेरी। लेह आपने समझ लिया होगा, लद्दाख वाला एरिया है। भारत में अति सघन वनों या हाई डेंस फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। शाम को देखिए मैं क्वेश्चन एक डालूंगा, तब आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या भारत वन स्थिति रिपोर्ट में कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, तब उसके बारे में बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, मिजोरम मत लगाइएगा। हाई डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ये अलग होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। टोटल फॉरेस्ट कवर आपका सबसे ज्यादा वैसे मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश आंसर लगाना है, क्योंकि हाई डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहा है। एम स्ट्रिप्स, ये शब्द किससे संबंधित है, ये बेसिकली बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से संबंधित है, ठीक है। अभी हाल ही में हमारी नई बाघ गणना के कुछ आंकड़े, सुपरफिशियल आंकड़े घोषित किए गए हैं, जिसमें हमने क्या बताया गया है, कहा हमारे 2018 में 2967 बाघ थे, अब हमारे यहाँ कितने हो गए हैं, 3167, यानी 200 संख्या हमने लगभग इनकी बढ़ाई है। तो एम स्ट्रिप्स का देखिए यूज इसमें भी किया जाता है बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव में। इसके अलावा देखिए एक और अभी रिसेंटली न्यूज में था, बता देता हूं आपको, MEE यानी मॉनिटरिंग इफेक्टिव इवैल्यूएशन, यानी ये जो बताता है, इसका 5वां चक्र चल रहा था। ये बेसिकली टाइगर रिजर्व के अंदर चलाया जाता है, और इसमें भारत सरकार क्या देखती है कि कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे अच्छे रूप में मैनेज किया गया है। तो इस साल का जो बेसिकली नंबर 1 पर रहा, वो रहा केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व। इसको बेस्ट रैंक दी गई है, बेस्ट कैटेगरी बताई गई है कि इसने जो पेरियार टाइगर रिजर्व है केरल ने, उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और इसमें एक और काफी हमारा न्यूज में रहा, वो था नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। उसको क्यों अप्रिशिएट किया गया है, उसकी कैटेगरी को गुड से वेरी गुड में अपग्रेड किया गया है, क्योंकि उन्होंने भी अपने इस क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय काम किया है। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि या कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो इस पर भारत ने सन 23 जनवरी 2001 को आपके हस्ताक्षर किए हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है, तो ये बेसिकली जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। देखिए मैंने आपको भी ऊपर द एविल क्वार्टेट बताया था, जिसमें 4 मैंने कारण बताए थे। एक मैंने क्या बताया था, इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीशीज, यानी बाहरी जो पादप है उनका आ जाना, और जिसकी वजह से वो लोकल कम्युनिटी को या लोकल जो आपकी पादप प्रजाति है उनको खराब कर देते हैं। तो देखिए ये यूपीएससी का प्रश्न है, यही उन्होंने पूछा था कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या है। इसी की तरह देखिए इस समय अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़िएगा सेन्ना स्पेक्टाबिलिस, ठीक है। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस भी बिल्कुल सेम यही काम कर रहा है साउथ इंडिया में। आप एक बार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, 5 से 10 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना आपको यहाँ पर चाह रहा हूँ, कि किस तरीके से जब कोई बाहर से प्रजाति आती है और वो लोकल प्रजातियों को खत्म करने लगती है। भारत में सिंह पूंछ वानर, जिसको लॉयन टेल्ड मैकॉक बोला जाता है, इसके प्राकृतिक आवास कहां पर पाए जाएंगे, ये आपको देखने के लिए मिलेगा वेस्टर्न घाट में, स्पेशली जो साइलेंट वैली हमारा नेशनल पार्क है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पर, वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। एक और बात करें इसके साथ, एक और पूछा जाता है हुलॉक गिब्बन, ठीक है, हुलॉक गिब्बन ये कहां पर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में। और ये बेसिकली ओनली एप स्पेशीज, अगर आपसे पूछे द ओनली एप स्पेशीज फाउंड इन इंडिया, ठीक है, तो यही है आपका हुलॉक गिब्बन, ठीक है। ये आपका आईईएस का प्रश्न है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया था। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारत सरकार द्वारा ये वर्ष 2002 में पारित किया गया। इसी के तहत नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी आपकी बनाई गई थी 2003 में, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई, तो बेसिकली डोडो पक्षी के जाने से। यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। देखिए इसको बोला जाता है को एक्सटिंक्शन, जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा था ऊपर जब मैंने आपको बायोडायवर्सिटी बताया था कॉन्सेप्ट, द इविल क्वार्टेट का जो 4 प्रमुख कारण होते हैं, तो देखिए यही है को एक्सटिंक्शन। देखिए क्या होता था, ये जो पेड़ है, ठीक है, इसके फलों को खाकर ये जो डोडो पक्षी है, ये बेसिकली आपका इसका अंकुरण करता था, यानी इसके पॉलिनेशन में ये सहायक था। लेकिन जब डोडो पक्षी विलुप्त हो गया, तो इसका एक तरह से पेड़ का पॉलिनेशन बंद हो गया, और धीरे धीरे होते होते इसकी संख्या में कमी आने लगी, और एक टाइम ऐसा आया ये पेड़ विलुप्त हो गया या ये प्रजाति विलुप्त हो गई।
ठीक है, तो इसको बोला जाता है को एक्सटिंक्शन, मतलब जब एक प्रजाति के विलुप्त होने से दूसरी प्रजाति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े और एक निश्चित समय में वो विलुप्त हो जाए, तो इसको बोला जाता है को एक्सटिंक्शन। ये भी एक बायोडायवर्सिटी के खत्म होने का बहुत बड़ा कारण है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या मरीन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? मैंने आपको बता दिया था, कच्छ की खाड़ी। देखिए, पहले 1980 में इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। फिर 1982 में इसको अपग्रेड किया गया, किसमें? मरीन नेशनल पार्क में। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार भी हमारे यहाँ एक मरीन नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा, वो भी एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कभी कभी ऑप्शन में देखिए क्या करेगा, मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पर कभी कभी कच्छ की खाड़ी की जगह गल्फ ऑफ मन्नार भी दिखाई देगा या मन्नार की खाड़ी दिखाई देगा, क्योंकि उस ऑप्शन में कच्छ की खाड़ी को नहीं पूछा जाता। एक ही आपसे पूछेगा, तो अगर आपसे पूछे सबसे पहले कौन सा बना है, तो यही बना है। ठीक है, भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से हैं? पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा है, पूर्वी हिमालय और सुंदरलैंड है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा डिटेल में अगर बताऊं तो अंडमान निकोबार का केवल जो निकोबार वाला हिस्सा है वो केवल हॉटस्पॉट में आता है, अंडमान वाला हिस्सा नहीं आता। आप सभी को पता है दोनों को 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, तो 10 डिग्री चैनल के जो दक्षिण में हिस्सा है केवल निकोबार वाला, जिसमें कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार वाले आइलैंड हैं, केवल वही इसमें कवर किए जाते हैं। फिर से बता रहा हूं, जो सुंदरलैंड वाला क्षेत्र है उसमें आप ब्रैकेट में पढ़ लीजिए, सिर्फ निकोबार द्वीप समूह आता है, जिसमें कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार वाला क्षेत्र हमारा आता है केवल। अंडमान निकोबार जो 10 डिग्री चैनल से या 10 डिग्री चैनल से आपके उत्तर में स्थित है, वो इसमें नहीं आता। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात ये बेसिकली चमगादड़ की एक किस्म है, अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। यह क्या है? बेसिकली चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डेटा बुक अर्थात लेज लिस्ट किससे संबंधित है? आईयूसीएन से संबंधित है, सभी को पता है, 1964 में प्रकाशित सबसे पहले की गई थी और स्थापित की गई थी, और 1948 में आपके आईयूसीएन की स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी थी? तो बेसिकली जो डाइक्लोफेनाक सोडियम है, ये NSAID था, नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसकी वजह से ये एक दर्द निवारक था वैसे तो, जो कैटल्स या मवेशियों को लगाया जाता था, लेकिन जब गिद्ध उसको खाते थे तो उनके अंदर ये किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी मौत होनी शुरू हो गई। भारत सरकार इसके लिए स्ट्रेटेजी लगा रही है। पहले 2006 में उसने फेज 1 स्टार्ट किया था, अभी 2020 से, ठीक है, 2020 से 2025 तक आपकी हमारे यहाँ वल्चर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी या वल्चर कंजर्वेशन प्लान चल रहा है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड या एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय पहले चेन्नई में था, इसको अभी 2 से 3 साल पहले शिफ्ट कर बल्लभगढ़ हरियाणा में लाया गया है। इसकी स्थापना किससे की गई है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1962 में। तो बहुत पुरानी ये संस्था है भारत में, जो कि पशु कल्याण के ऊपर कार्य करती है। जल्लीकट्टू वगैरह का आपने काफी इशू सुना होगा, तो जल्लीकट्टू में भी काफी बड़ा रोल इसका है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नेम एलुरस आपका फलगेंस है? तो किसका? रेड पांडा का। रेड पांडा मैं आपको बता चुका हूं, सिक्किम का ये स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहां पाए जाते हैं? तो मैंने सिक्किम का आपको बताया, तो ये बेसिकली आपके उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय या सब हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हंगुल के लिए, या जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है। और ये आपका प्रोजेक्ट हंगुल भी भारत में स्टार्ट किया गया था, बता देता हूं। प्रोजेक्ट हंगुल ये आया था 1970 में। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए, नेशनल पार्क की अगर बात करें, सबसे बड़ा नेशनल पार्क भारत में हेमिस नेशनल पार्क ही है, लद्दाख में स्थित है। और सबसे ऊंचे की बात करें तो वो भी यही है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परावर्तित कर देते हैं? तो जो नाइट्रोसोमोनास है, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास समूह के जीव आपके अमोनिया को नाइट्राइट में परावर्तित कर देते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो बेसिकली पौधों के जड़ों के माध्यम से ये होता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, यानी डोर ऑफ बायोडायवर्सिटी उनको बोला जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हमें बायोडायवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में या बायो जियोग्राफिक एरियाज में विभाजित किया गया है? देखिए, इस तरीके के प्रश्न बहुत बनते हैं आपके फैक्चुअल, तो ये 10 बायो जियोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड किया गया है इंडिया को। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसको बोला जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? देखिए, ऑप्शन के हिसाब से शायद इन्होंने आंसर बनाया। देखिए, मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा नहीं है,
हाँ, अगर ये पूछे कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी यूनेस्को के जो नेटवर्क में शामिल है उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो मन्नार की खाड़ी है। ओवरऑल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन सबसे बड़ा उसमें है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, या कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये सबसे बड़ा है आपका, लगभग 12,500 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और अगर इसकी बात करूं तो इसका 10,500 है मन्नार की खाड़ी का। लेकिन हाँ, जो गल्फ ऑफ कच्छ है वो आपका यूनेस्को के नेटवर्क में नहीं है, तो शायद ऑप्शन उन्होंने यूनेस्को के नेटवर्क वाले बनाए हैं। यूनेस्को के नेटवर्क में सबसे बड़ा गल्फ ऑफ मन्नार ही है। ओवरऑल अगर भारत में 18 में से बताऊं तो गल्फ ऑफ कच्छ है। मैंने पूरी टेबल डाली है, उसमें एरिया वगैरह भी आपको दिख जाएगा, नोट्स में देख लीजिएगा। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा भी दी गई है, तो नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा भी दी गई है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ये एक बेसिकली रामसार साइट भी है, और इसकी अगर बात करूं तो ये जो रामसार कन्वेंशन का मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है उसमें भी ये शामिल है। इसके अलावा एक और लेक है उसमें, लोकटक लेक, मणिपुर, जहां पर आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, विच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यानी और इवन द वर्ल्ड। यानी इसका क्या मतलब है, वो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और इवन दुनिया का भी वो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपके मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो आपका बाणगंगा बहती है और गंभीरी रिवर वहां से होकर बहती है। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति आपकी पद्धति यानी इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं होता, जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं, जूलॉजिकल पार्क होते हैं आपके, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, यानी जिनमें उनके प्राकृतिक आवास से बाहर उनका ब्रीडिंग वगैरह या कंजर्वेशन किया जाता है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आएगा, तो ये बेसिकली आपका बाह्य स्थान या एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है, देखिए मैंने आपको बताया था 18 है। 18 में सबसे बड़ा गल्फ ऑफ कच्छ है। अगर यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क की बात करें उसमें 12 है, उसमें सबसे बड़ा गल्फ ऑफ मन्नार है। ये सब आप पढ़ लीजिए, सब मैंने टेबल बना रखी है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और हाँ, ये देखिए सबसे लेटेस्ट एडिशन है। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो जो पन्ना हमारा है वो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 2020 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में जोड़ा गया है, ठीक है। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, नीलगिरी में, कब, वर्ष 1986 में। और ये 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, तमिलनाडु, केरल और प्लस आपका कर्नाटक, ये 3 राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल बेसिकली मैंने आपको बताया था, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है या जैव विविधता अभिसमय हमारा जो है, उसके 2 सब्सिडरी प्रोटोकॉल्स है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल बेसिकली आपका बायोसेफ्टी से संबंधित है, और दोनों ही लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी एलएमओ होते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी जिनको आपने मॉडिफिकेशन किया है बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर, जिसमें जीन एडिटिंग वगैरह आती है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल बेसिकली आपके कोलंबिया की राजधानी है कार्टाजेना, वहां पर साइन किया गया था। ये बायोसेफ्टी से संबंधित है। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो वही आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था, तो रोजर और पनवार ने, ठीक है, रोजर और पवार ने सबसे पहले इसको भारत को विभाजित किया था। अरीबादा क्या है, बेसिकली देखिए भारत में ऑलिव रिडले टर्टल बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेशली गाहिर माथा बीच जो है उड़ीसा का, और इसके अलावा ऋषिकुल्या रिवर में भी काफी ज्यादा ये प्रजनन करने आते हैं। तो ये बेसिकली मास एग लेइंग फिनोमेना अपनाते हैं, जिसमें कई सारी मादाएं आती हैं और एक साथ बहुत सारे अंडे एक ग्रुप में ये लोग देते हैं, इसी को बेसिकली बोला जाता है अरीबादा। कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से कछुए हैं, ऑलिव रिडले टर्टल, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो अगर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुख्यालय की बात करें, ये देखिए गलत है मेरे ख्याल से, तो ओस्लो नहीं है, इसका मुख्यालय ग्लैंड में है, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ये गलत छप गया होगा, ठीक है। ओस्लो, ओस्लो में मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी ओस्लो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है, यानी इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र आपका नॉर्वे में स्थित है, ये यहाँ पर नहीं है, ग्लैंड में। आपका आईयूसीएन का हेडक्वार्टर भी ग्लैंड में ही है, और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का हेडक्वार्टर भी ग्लैंड में ही है, याद रखिएगा। इसका जो शुभांकर है उसका क्या नाम है, जायंट पांडा, कहाँ पर पाया जाता है, चाइना में बहुत पाया जाता है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है, मध्य प्रदेश में इस समय टोटल 11 नेशनल पार्क है। सेकंड रैंक है आपकी असम की, असम में आपके 7 है। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम आरंभ किया था, 1971, जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे
जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसको कार्यान्वित करता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये आपके गुजरात के जामनगर में स्थित है। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है, वह भारत में कहाँ पाई जाती है? वह भारत में पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? वही टाइगर रिजर्व है जिसको एमईई द्वारा अभी 2 दिन पहले गुड से वेरी गुड कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है, नागार्जुन सागर श्री साइलाम। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, 1936 में स्थापित इसको किया गया था। और मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं, 2018 के जो टाइगर एस्टिमेशन था या 2018 की जो टाइगर रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से अगर टाइगर डेंसिटी की बात करें, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलने वाले टाइगर्स की बात करें, तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा टाइगर हमें डेंसिटी के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? कार्जिन आइलैंड कहां पर है? आपका सेशल्स में। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहां पर स्थापित किया गया था? तो मैंने आपको ऊपर बताया था वेदनथंगल। तो वेदनथंगल बेसिकली आपके तमिलनाडु में स्थित है और ये भारत का पहला बर्ड सेंचुरी माना जाता है। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, ये रहा यहाँ पर आप लेफ्ट में देख सकते हो, 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के ट्राई जंक्शन पर यह स्थित है। पहला था 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बारहसिंगा के लिए बेसिकली प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो बेसिकली जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ के द्वारा खोजा गया था। अच्छा प्रश्न है, देखिए ये भी हमने नहीं पढ़ा अभी तक। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो बेसिकली डॉल्फिन को गंगा का टाइगर बोला जाता है। कुछ फेमस पक्षी अभयारण्य देख लेते हैं। घाना पक्षी विहार, जिसे केवला देव भी बोलते हो आप, भरतपुर राजस्थान में। रंगनथिट्टू बहुत फेमस है, देखिए रंगनथिट्टू जरूर पढ़िएगा, मांड्या कर्नाटक में स्थित है। वेदनथंगल कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर में आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। सलीम अली पक्षी विहार भी बता चुका हूँ, गोवा में स्थित है। ठीक है। कौंडिन्या पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का लेक बहुत फेमस है, उड़ीसा में। कुमारकोम पक्षी विहार या वेम्बनाथ पक्षी विहार या आपका कोट्टयम केरल में स्थित है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सारे हमने पढ़ लिए। ठीक है, वेम्बनाथ कोल जो है ये, ठीक है बता देता हूँ, वेम्बनाथ कोल ये बेसिकली आपकी एक रामसार साइट भी है। इसके अलावा केरल में और भी रामसार साइट है, बता देता हूँ। अष्टमुडी है, अष्टमुडी, षष्टम कोट्टा है। ठीक है, षष्टम कोट्टा, ये दो और वहां पर वेटलैंड है, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसें की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये भी हम कर चुके हैं, जोसेफ फोरियर के द्वारा ये संकल्पना दी गई थी। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता अब एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर, यानी जितने ज्यादा देर वो उसका लाइफ साइकिल एटमॉस्फेयर में रहेगा और कितने उसके अणुओं की बेसिकली दक्षता है, ये डिसाइड करता है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यानी किस लेवल तक वो ग्लोबल वार्मिंग या हमारे पर्यावरण में भूमंडलीय ऊष्मन करेगा। प्राथमिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो वाटर वेपर, देखिए बेसिकली लगभग 60% आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी इसको माना जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है, फिर मेथेन है आपका। ठीक है, तीन बहुत ज्यादा टॉप 3 इनको आप मान सकते हो, सबसे ज्यादा रोल यही तीन प्ले करती है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से, यानी प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेल्सियस, और यदि संभव हो सके तो हम मात्र उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकेंगे। लेकिन आईपीसीसी की अभी रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया है कि हम इस ट्रैक पर नहीं है, इवन 2.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा टेम्पर इस सदी के अंत तक पहुंच जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? 2005 से प्रभावी हुआ। बेसिकली 1997 में साइन हुआ था जापान के एक शहर क्योटो में। इसका पहला चरण आया था 2008 से 2012 तक, और दूसरा चरण इसका 2012 से आपका 2020 तक था, और 2020 में इसको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ने आप रिप्लेस कर दिया है। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड की जो आइस शीट्स है, हिम चादर है, वो सबसे पहले इससे प्रभावित होंगी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के इंफ्रारेड अंश को, मैंने आपसे कहा था जब रात को पृथ्वी ठंडी होती है तो वो इंफ्रारेड रेस के रूप में
किरणों को वापस भेजती है और उसको ये ट्रैप करने लगती है। जब ये उसको बाहर नहीं जाने देती तो वो सारी हीट पृथ्वी के आसपास ही कलेक्ट होती रहती है। इस तरीके से होती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत पूछा है आपसे कौन कौन से हैं, तो वेटलैंड से निकलती है, ये आर्द्र भूमियों से, समुद्र से निकलती है और हाइड्रेट से निकलती है। जो मीथेन हाइड्रेट्स या गैस हाइड्रेट्स होते हैं आपके जमीन के अंदर चट्टानों के बीच की जो क्रैक्स होती हैं वहां से भी ये निकलती रहती है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो ये बेसिकली आपका वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी WBCSD के द्वारा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किया गया है या डेवलपमेंट किया गया है। विश्व के तापमान पर आंकड़ों प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहां पर स्थापित किए गए हैं, आपके अल्जीरिया में, ब्राजील में और कीनिया में ये स्थापित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है, आइस कोर से। मैंने आपको कल समझाया था। आइस शीट में एक सिलेंड्रिकल शेप का ड्रिल आप करते हो, उसको निकालते हो, जब आप उसकी स्टडी करते हो तब आपको वहां पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका आपका पता लगता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर या आइस शीट को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या सिक्वेस्ट्रेशन में सहायक होती हैं, पहला समोच्च बांध यानी कॉन्टूर बंडिंग, दूसरा अनुपद सस्यन, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जीरो टिलेज या शून्य जुताई, जीरो टिलेज को बोला जाता है, जीरो टिलेज। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष या ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान रखा गया था, तो इसका प्रावधान रखा गया था कैनकून जो कि मैक्सिको में स्थित है, यहाँ पर 2010 में, जो कि कॉप थी आपकी 60, UNFCCC की 16वीं ये मीटिंग थी। हरित जलवायु कोष या ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए समुद्र जो है वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ठीक है, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अवशोषित करते हैं आपके पेड़ वगैरह भी, और उससे ऑक्सीजन निकालते हैं। तो अगर पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टॉन्स पूरे नष्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो फूड चेन है एक्वेटिक इकोसिस्टम की या जलीय इकोसिस्टम की, उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, ठीक है, ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1979 में विश्व जलवायु सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था। इसे देखिए यूनाइटेड नेशंस वाली से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बेसिकली वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसका भी एक वर्ल्ड क्लाइमेट यानी विश्व जलवायु वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बेसिकली ये हुई थी, ठीक है, आपकी 1979 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, उससे संबंधित है। आप जो 1992 वाला है उससे मत कंफ्यूज करिएगा, ठीक है। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती हैं, हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि, ये सारी आपके ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स को दर्शाते हैं। वैश्विक तापन के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी, इटली और स्विट्जरलैंड को अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी। बात करते हैं अर्थ आवर की। मैंने बताया था आपको ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल या अर्थ आवर मनाया जाता है। इसमें आपके स्थानीय समय अनुसार 8:30 से रात को 9:30 बजे तक आप सारी लाइट बंद कर देते हो। उन 2021 से 27 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया था, 27 मार्च को होगा। 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया, लोगों ने होगा इसमें, ठीक है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। इस बार का थीम इसका उस बार का क्या था, पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा WWF इसको आयोजित करता है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की, 8 अगस्त 2017 को। IPCC या इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब आपकी पब्लिश की गई है, आपकी 1990। और ये कब बना था IPCC, आपका बता देता हूँ, 1988 में ये बना है। और किसके द्वारा बनाया गया था, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस UNEP का ये ज्वाइंट एफर्ट था। IPCC 1990 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश की। असेसमेंट रिपोर्ट के नाम से रिपोर्ट आती है, AR1। अभी इसकी 6ठी रिपोर्ट चल रही है, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट 6ठी।
ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में होती है? समताप मंडल में। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। ओजोन परत पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर की हाइट पर। 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो की खोज किसने की थी? तो ये बेसिकली डब्ल्यू.जे. कैंट मूर द्वारा की गई थी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो अंटार्कटिका के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, किसने की थी? ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन शैंकलिन ने। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया है। यह ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से संबंधित है। ओजोन परत की मोटाई को किसमें नापा जाता है? डीयू लिखा जाता है, यानी डॉप्सन यूनिट। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और 1301। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ या ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर के माह में ओजोन परत की मोटाई में सर्वाधिक अधिक कमी आती है, यानी आपका सबसे पतली कब होगी? सितंबर से अक्टूबर के माह में। भारत में अगर बात करें, श्रीनगर में इसकी मोटाई हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिली है और त्रिवेंद्रम में सबसे कम मिली है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो ये 5 माइक्रोन से कम होता है। आपने देखा होगा PM 2.5, तो 2.5 मोस्टली यूज किया जाता है आपके पॉल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण या मानव एक्टिविटीज के कारण प्रवेश करते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके प्राथमिक प्रदूषक। जो किसी और से रिएक्ट कर जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसी और चीज से रिएक्ट करते हैं और दूसरे फॉर्म में बदल जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जैसे स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीयक वायु प्रदूषक। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसान ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत की खोज आपकी चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसान के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? ये बेसिकली आपके सेकेंडरी या द्वितीयक प्रदूषक हैं। ठीक है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाता है और क्या बनाता है? बेसिकली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो बहुत हानिकारक है हमारे लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें घुल जाती है। ये बेसिकली क्यों बनती है? जब आपके इंजन सिलेंडर में पूरा आपके फ्यूल का दहन नहीं होता तब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन। देखिए एक बार क्या पूछ लिया था, इसमें से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? तो उसमें यूट्रोफिकेशन होगा, क्योंकि यूट्रोफिकेशन आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम या जल प्रदूषण से संबंधित है, ना कि वायु प्रदूषण से। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो देखिए पहले टेट्राइथाइल लेड वगैरह मिलाया जाता था पेट्रोल में, अब नहीं मिलाया जाता। तो लेड वगैरह हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क वगैरह पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आपके बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स या जैव विघटित प्रदूषक, जैसे वाहित मल। ठीक है, वाहित मल आया था आपका, यूपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट आपका जो होता है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट समय लगता है लेकिन ये नेचुरली हो जाते हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? मैंने बताया था आपको, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, क्योंकि एसिड मैंने आपको बताया था, अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ज्यादा आपका बेसिक होता है, 7 से कम आपका एसिड होता है। तो यानी मृदा का पीएच लेवल घट जाता है, और जब मृदा का पीएच लेवल घटता है तो कहीं ना कहीं जो वहां पर क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं क्रॉप्स वगैरह का नुकसान भी होता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त पर्यावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको एस्बेस्टोसिस रोग हो जाएगा। जैव उपचारण या बायो रेमेडिएशन से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण में विषाक्त पदार्थों का निष्कासन, यानी जब आप जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसका यूज कर एनवायरमेंट को साफ करोगे या पॉल्यूशन को दूर करोगे, इसको बोला जाता है बायो रेमेडिएशन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड के नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया भी यूज की जाती है प्रशीतक के रूप में या रेफ्रिजरेंट के रूप में।
जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका, जहां पर प्रदूषण प्रभावित हुआ है तो इन सीटू कंजर्वेशन या इन सीटू बायो रेमेडिएशन, माफ कीजिएगा। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैवोपचार किया जाए तो क्या कहलाएगा? एक्स सीटू। प्रदूषकों की जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? आपका फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो मैंने आपको बताया था पादप से संबंधित है, स्पेशली जो समुद्री पादप वगैरह होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। चेर्नोबिल जो भी उस समय यूएसएसआर में था, अब यूक्रेन में है, स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986। कार्बन मोनोऑक्साइड, श्वास संबंधी रोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम संबंधी समस्याएं, धूल के कण, यकृत और वृक्क को क्षति, सीसा आपका या लेड आपका कैंसर। भारत में कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डिजर्ट कहलाती है? तो दामोदर। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, और नाइट्रेट आपका ज्यादा हो। इसके अलावा मिथेनोग्लोबोनीमिया, ठीक है, मिथेनोग्लोबोनीमिया। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो देखिए बेंजीन तो याद रखिएगा हमेशा, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मैंने 2 से 3 बार बता दिया, ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कौन सी गैस निकलती है? ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर फ्यूल पूरा ना जले कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि पॉलीमर से निर्मित होने के कारण ये एक बहुत लंबी पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से बनते हैं, जिसलिए ये ऑटोमेटिकली डिग्रेड नहीं हो पाते, और इसलिए इनको जैव निम्नीकरण इनका करना बहुत कठिन है। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़े और कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट आपका 1974 में आया है। इसी के तहत हमारे यहाँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। और एक बार और पूछ लिया था, वाटर पॉल्यूशन उपकर अधिनियम या सेस एक्ट आया है 1977 में, ठीक है, 77 में सेस एक्ट आया है। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। इसलिए सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन वगैरह सरकार ने लॉन्च किया है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको क्षति पहुंचाती है। पार्थेनियम या गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? तो इससे बेसिकली आपको चर्म रोग या फिर दमा या आपको एस्थमा हो सकता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो लाइकेंस आपके एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके बीच का? फंजाई प्लस ऑल्गी के बीच का, और ये आपके एयर पॉल्यूशन का सबसे अच्छा इंडिकेटर हमें देते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो बेसिकली आपका थर्मल पॉल्यूशन इससे होता है, ऊष्मीय प्रदूषण। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस आपकी रेडॉन गैस है, इससे फेफड़ों का कैंसर व रक्त कैंसर होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो इटाई आपका बेसिकली कैडमियम के कारण होता है। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो हाई ऑक्टेन रेटिंग के लिए हमें इसमें बेंजीन, टोलुइन तथा जाइलीन मिलाना पड़ता है। बेंजीन, टोलुइन तथा जाइलीन। बेंजीन के कारण कौन से रोग होने की संभावना रहती है? तो ब्लड कैंसर इससे काफी होने के चांसेस आपको रहते हैं। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल के कणों से होते हैं? तो सिलिका के और आपके एस्बेस्टस युक्त धूल के कणों से। भूमिगत जल को प्रभावित करने वाला प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन है? तो यह है आपका आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। तो भारत में वेस्ट बंगाल वगैरह में आर्सेनिक कंटेमिनेशन बहुत देखने के लिए मिलता है। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो न्यूमोकोक, ठीक है, न्यूमोकोकस कोकनोइस बेसिकली है ना, ये आपका रोग इसमें हो जाता है इनको, ठीक है। तो न्यूमोकोनियोसिस रोग इनको इससे हो जाता है, याद रखिएगा। कहां पर? कोयला उद्योग में जो लोग रहते हैं उनको। भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त होने का जोखिम रहता है? किसमें? आपके जो कपड़ा उद्योग में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उनको। जल में कार्बनिक पदार्थों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो ये आपका क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है? ये काफी आता है प्रश्न। ब्लैक फुट रोग आपका पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण हमें होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में माना जाता है? तो बेसिकली आपका जो जलकुंभी है इसको इसके लिए जाना जाता है। इसको इकॉर्निया भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इकॉर्निया। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा इसका मापन किया जाता है। जीरोडर्मा
पिगमेंटोसम, ठीक है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? जो अल्ट्रावायलेट रेज के लिए सेंसिटिव होते हैं उनको यह होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। वायु प्रदूषक आपका और प्रदूषण आपके अंग कौन से प्रभावित होते हैं? एस्बेस्टोस धूल से फेफड़े, सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर या पेट और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त दहिकाएं। आगे देखते हैं। ये देखिए पर्यावरणीय संस्थाएं हैं, ये सब मैंने पढ़ाई दी है आपको, ऑलमोस्ट सब पता होगा आपको। यूएनईपी है, IUCN है, ये सब साइट्स है, ये हम पढ़ चुके हैं। साइट्स इस साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल साइट को 50 साल पूरे हो गए हैं। 3 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस दिन हम विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, तो आप इसको पूरा पॉज कर पढ़ लीजिएगा। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है। ठीक है, देखिए मैंने जो ऊपर बताया था आपको विश्व वन्यजीव कोष, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो 1961 में। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। ऊपर उन्होंने ओस्लो दे दिया है गलती से, ठीक है, वो गलत है। ग्रीन पीस का आपका एम्स्टरडेम में है। ये सारे देखिए हम कर चुके हैं। बाकी अब विविध देख लेते हैं, मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो जो विश्व शिखर सम्मेलन आपका हुआ था 1992 में, वहां पर यह प्रस्तुत किया गया था। इको मार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो या BIS द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन चिन्ह। तो ये इको मार्क है जो आपके इको फ्रेंडली आपकी चीजें होती हैं उस पर यह दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किए जाते हैं? तो ये पर्यावरण संरक्षण में, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। ये बेसिकली UNEP द्वारा दिया जाता है, लेकिन 2003 में इसे बंद कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसकी जगह अब नए अवार्ड ने ले ली है जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी को भी ये दिया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को 2018 में, और UNEP ही इसको प्रदान करता है। 2022 की मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बहुत फेमस बॉटनिस्ट है भारत की, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी, उनको ये दिया गया है। ठीक है, तो ग्लोबल आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में UNEP के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी, तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह दिया गया था। ठीक है, 2003 में इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। 2005 से इसका नाम अब ग्लोबल चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड रख दिया गया है। इस देश के प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो सिएरा लियोन में ऐसा किया जाता है। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी को वृक्ष मानव कहा जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान करने के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहां पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। एक बार इसकी स्थापना पूछ ली है, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेसिकली ये बाघों के लिए भी, इसके अलावा देखिए एलिफेंट्स के लिए भी ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा, एलिफेंट्स के लिए भी बहुत फेमस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां पर अवस्थित है? ये आपके नई दिल्ली में अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो वर्ष 1982 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन आपका किया गया है। गंगा एक्शन प्लान आपका कब आया था? 1985। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो आपकी 2008 में प्रकाशित हुई थी। मैंने आपको बताया था इसमें टोटल 8 ही मिशन है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर अवस्थित है? देहरादून में। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बोला जाता है। अगर आपसे फादर ऑफ इकोलॉजी पूछे तो किसको बोलेंगे भारत में? R मिश्रा जी को। ठीक है, R मिश्रा जी को फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन या ग्रीन GDP? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है? ये भी हम कर चुके हैं, चिपको आंदोलन का नारा है। 1970 के दशक में स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड के चमोली में। मेन लीडर इसके 3 थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंद्री प्रसाद भट्ट जी और रैणी विलेज में गौरा देवी जी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? झांसी उत्तर प्रदेश में। 1988 में इसकी स्थापना की गई। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन एवं वन्य जीवों की रक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी आप सभी को पता है, बेसिकली अमृता देवी बिश्नोई, ये आपकी राजस्थान में 17वीं-18वीं सदी में बेसिकली वहां पर इन्होंने, बिश्नोई कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा, और इवन अभी भी ये बहुत ज्यादा काम करते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्यजीव कोष या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर है? तो जायंट पांडा, चाइना में पाया जाता है बहुत ज्यादा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? इसका नाम था महासागर विकास मंत्रालय। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो यमुना एक्शन प्लान और गोमती एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान आपका 1993 में आया था। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था। गंगा एक्शन प्लान का फेज 2 आता है, GAP2, फेज 2 1995 में, 1993 में। उसी फेज 3, फेज 2 के ये दो उप मिशन थे या सब मिशन थे, गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान और गोमती एक्शन प्लान। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। देखिए ये मैंने तीनों लीडर आपको बता दिए, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन आपका कल्याण सिंह रावत जी से संबंधित है। बिश्नोई आंदोलन आपका अमृता देवी बिश्नोई जी और संत जाम्बो जी। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? ठीक है, वो देखिए हमने ऊपर जो पढ़ा था 1979 में, वो प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन था। ये प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आपका आयोजित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, वर्ष 2018 में। 2015 में इसकी नींव रखी गई थी। कहां पर? मैंने आपको बता दिया था, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था हमारा फ्रांस पेरिस में, COP21 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आप पूरा पॉज करके पढ़ लीजिएगा, पूरी लिस्ट है ये। ठीक है, मैं यहाँ आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यही पूरी हमारी इसकी समरी थी 13 से 15 पेज में। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और शाम को हम अपनी वही वन लाइनर की सीरीज में आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें हम 100 वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।